BA 5th Semester Political Science Paper 1, Comparative Government and Politics UK, USA, Switzerland and China. From Unit 5 to 8. Silent Features of the UK Constitution. Here are the silent features of the UK Constitution. 1. No written constitution. UK का कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, बल्कि ये कई कानूनों, दस्तावेजों और परंपराओं से बना है। 2. पार्लियामेंटरी सॉवरेंटी। यूके की पार्लियामेंट सबसे ऊंची है, और इसके पास कानून बनाने और बदलने की शक्ति है। 3. रूल ऑफ लॉ। यूके में कानून का शासन है, जिसका मतलब है कि सरकार और नागरिक दोनों कानून के नीचे हैं। 4. सेपरेशन ऑफ पावर्स। यूके में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच पावर का सेपरेशन है। 5. कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस। यूके में कई कॉन्स्टिट्यूशनल परंपराएं हैं, जैसे कि राजा की न्याय और प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही। 6. प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। यूके में इंडिविजुअल राइट्स का प्रोटेक्शन है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू इक्वालिटी। 7. डिसेंट्रलाइजेशन। यूके में शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसका मतलब है कि कुछ शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट्स को दी गई हैं। इन फीचर्स के कारण यूके का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक और इफेक्टिव है। रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर इन यूके। यूके में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच का संबंध एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल का संबंध है। एग्जीक्यूटिव एमएलए के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, कानून बनाने और लागू करने के लिए अधिकार देता है। लेजिस्लेटर के मेंबर्स को कैबिनेट में शामिल कर सकता है। लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव के फैसलों पर सवाल उठा सकते हैं, उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के अधिकार को सीमित कर सकता है। ये संबंध यूके की सरकार को जिम्मेदार और कंट्रोल्ड रखता है। रोल ऑफ जुडिशरी इन यूके। यूके में जुडिशरी की कई रोल्स हैं। 1. कानून को समझाना और लागू करना। जब कानून कंट्रोवर्सी में होता है तो जुडिशरी कानून को समझाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून कायम रहे। 2. Ensuring fair trials। जुडिशरी ये सुनिश्चित करती है कि सभी सिटीजन्स की निष्पक्ष सुनवाई हो। 3. Protecting rights। जुडिशरी स्टेट की पावर के अगेंस्ट व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है। 4. Providing remedies। जुडिशरी कॉम्पनसेशन, इंजंक्शंस या ऑर्डर्स को रद्द करने जैसे उपाय प्रोवाइड करती है। 5. Maintaining peace and order। जुडिशरी शांति और व्यवस्था बनाए रखने में मदद करती है। 6. Guiding the government। जुडिशरी गवर्नमेंट की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस को गाइडेंस प्रोवाइड करती है। 7. पार्लियामेंट को सबूत देना। जुडिशरी पार्लियामेंट्री कमिटीज को सबूत प्रदान कर सकती है। यूके की जुडिशियल सिस्टम 3 अलग अलग लीगल सिस्टम्स से बनी है, जिनमें से प्रत्येक इंग्लैंड और वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के लिए है। सुप्रीम कोर्ट तीनों सिस्टम्स के लिए अपील की आखिरी अदालत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि देश की सरकार और उसके कामों को तय करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में लिखा गया था और इसमें 27 सुलग है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर: सरकार की शक्ति को 3 हिस्सों में बांटना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। सिटीजन्स के अधिकार और स्वतंत्रता का प्रोटेक्शन करना, सरकार के कामों को कंट्रोल करना और उसके अधिकार को एस्टैब्लिश करना। फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इन यूएसए। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की मेन जिम्मेदारी है कानून को लागू करना और उसकी स्थिति को संभालना। ये सरकार की रोजाना एक्टिविटीज को चलाने और कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जिम्मेदार है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। 1. हेड ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच में एक प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट या राजा, जो देश का रिप्रेजेंटेशन करता है। 2. हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच सरकार की सिचुएशन को संभालने के लिए जिम्मेदार है।
इसमें पॉलिसीज और प्रोग्राम पर फैसला लेने, नए कानून को प्रपोज करने, और सरकारी विभागों और संस्थानों की देखभाल करना शामिल है। 3. लॉ एनफोर्समेंट। एग्जीक्यूटिव ब्रांच कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसमें व्यक्तियों संस्थाओं को कानून का पालन करने के लिए इंस्पायर करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज की जांच और चार्ज, और जनता की सुरक्षा और शांति को बनाए रखना शामिल है। 4. फॉरेन पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच देश की फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 5. अपॉइंटमेंट्स एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कुछ सरकारी पदों पर कंट्रोलर अपॉइंटमेंट करने का राइट है, जैसे कि कैबिनेट मेंबर, एम्बेसडर और फेडरल जज। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ब्रांच के मेन ऑर्डर जारी कर सकते हैं, जो कि कानून के रूप में इन्फ्लुएंस होते हैं और गवर्नमेंट सिचुएशन को संभालने के लिए यूज किए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव इन यूएसए। यूएसए सरकार की लेजिस्लेटिव ब्रांच, जिसे कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। कानून बनाना। लेजिस्लेटिव ब्रांच देश के कानून बनाती है। वॉर डिक्लेयर करना। लेजिस्लेटिव ब्रांच को वॉर डिक्लेयर करने का राइट्स है। रेगुलेटिंग कॉमर्स। लेजिस्लेटिव ब्रांच इंटरस्टेट और फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करती है। खर्च और टैक्स कंट्रोल। लेजिस्लेटिव ब्रांच टैक्स और खर्च की पॉलिसी को कंट्रोल करती है। प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन। लेजिस्लेटिव ब्रांच कई प्रेसिडेंट्स की अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन या रिजेक्शन करता है। जांच करना। लेजिस्लेटिव ब्रांच को जांच करने का अधिकार है। बजट बनाना। लेजिस्लेटिव ब्रांच एक एनुअल बजट बनाती है। उधारी लेने की अनुमति। लेजिस्लेटिव ब्रांच को उधारी लेने की अनुमति देने का अधिकार है। खर्च करने का आदेश देना। लेजिस्लेटिव ब्रांच को खास चीजों पर खर्च करने का अधिकार है। ओवरसाइट। कांग्रेस एग्जीक्यूटिव ब्रांच की देखभाल करती है। फंक्शंस ऑफ जुडिशरी इन यूएसए। यूएसए की जुडिशरी की कुछ इंपॉर्टेंट काम है। कानून का मतलब समझना। जुडिशरी कानून का मतलब समझती है और उन्हें इंडिविजुअल केसेस में लागू करती है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करना। जुडिशरी तय करती है कि क्या फेडरल कानून कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं। झगड़े का हल निकालना। जुडिशरी फेडरल कानून से जुड़ी झगड़े का हल निकालती है। सिविल राइट्स का प्रोटेक्शन करना। जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने वाले कानून को रद्द करके सिविल राइट्स और फ्रीडम का प्रोटेक्शन करती है। पावर्स का बंटवारा। जुडिशरी ये ध्यान रखती है कि हर एक सरकार की शक्ति अपने सीमा का पता रखे। कन्फ्यूशनिज्म। ये एक फिलॉसफी है जो कन्फ्यूशियस के टीचिंग्स पर बेस्ड है। कन्फ्यूशियस एक महत्वपूर्ण चीनी फिलॉसफर थे। उनके टीचिंग्स ने लोगों को प्यार, हार्मनी, और एक दूसरे के प्रति इज्जत और सम्मान सिखाया। यह फिलॉसफी लोगों को सिखाता है कि अपने परिवार और समाज के प्रति इज्जत और सम्मान रखो, एक दूसरे के साथ प्यार और हार्मनी से रहें, सही और गलत का जानकार रखें, अपने कामों को सही तरीके से करें। कन्फ्यूशनिज्म ने चीनी समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पाड़ा है। अभी भी लोग इसके टीचिंग्स का पालन करते हैं। आज भी कन्फ्यूशनिज्म चाइना में एक बहुत पुराना और महत्वपूर्ण फिलॉसफी है, जो लोगों को सही रास्ता पर चलने की सिखाता है। माओइज्म। माओइज्म एक रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है, जो कि माओ जेडोंग और उनके साथियों ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में डेवलप की थी। इसका मेन विचार है कि आर्म्ड रेबेलियन, मास मूवमेंट्स, और पॉलिटिकल अलायंसेस से सरकार की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा और गलत जानकारी फैलाकर उन्हें कमजोर कर सकते हैं। माओइज्म एक तरह का कम्युनिज्म है, जो रेवोल्यूशनरी चेंजेस के द्वारा समाज को बदलने चाहता है। माओइज्म के मेन पॉइंट्स हैं: रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल से एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ना, जनता को जागरूक करके उन्हें अपने हक के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना, राज्य की शक्ति को जनता के हाथ में देने की कोशिश करना। चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो सब कुछ कंट्रोल करती है।
ये सिस्टम कुछ इस तरह से काम करती है। सीपीसी के नेता देश की सारी पॉलिसी और फैसले लेते हैं। प्रेसिडेंट और प्रीमियर होते हैं, लेकिन असली शक्ति सीपीसी के नेताओं के हाथ में होती है। पार्लियामेंट होती है, लेकिन वह भी सीपीसी के नेताओं के इशारे पर काम करती है। सेना भी सीपीसी के नेताओं के नीचे होती है। गवर्नमेंट इकोनॉमी, मीडिया और समाज पर कंट्रोल रखती है। पर्सनल फ्रीडम लिमिटेड होती है। ये सिस्टम चाइना को तेजी से डेवलप और ग्लोबल इम्पैक्ट दिलाने में मदद करती है, लेकिन ह्यूमन राइट्स, सेंसरशिप और पॉलिटिकल रिप्रेशन के मुद्दों को भी उठाती है। फीचर्स ऑफ चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम। चाइना में सिर्फ एक पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जो सब कुछ कंट्रोल करती है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। सीपीसी के लीडर्स देश की सारी पॉलिसी और डिसीजन कंट्रोल करते हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। चाइनीज पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत मजबूत है। स्टेट कंट्रोल। सरकार देश की इकोनॉमी, एजुकेशन, मीडिया और दूसरे क्षेत्रों पर कंट्रोल रखती है। सोशल कंट्रोल। सरकार सामाजिक जीवन पर भी कंट्रोल रखती है, जैसे कि पॉपुलेशन पॉलिसी और सेंसरशिप। इकोनॉमिक प्लानिंग। सरकार इकोनॉमी को प्लान करती है, जिसमें स्टेट के ओनरशिप वाले एंटरप्राइजेस की अहम भूमिका है। फॉरेन पॉलिसी। चाइना की फॉरेन पॉलिसी अपने हितों को बढ़ावा देने और ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ाने पर फोकस्ड है। इन फीचर्स के कारण चाइनीज पॉलिटिकल सिस्टम दुनिया की दूसरी पॉलिटिकल सिस्टम से अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी। सीपीसी चाइना की सबसे बड़ी और रूलिंग पार्टी है। ये पार्टी 1921 में चेन डिक्सियू और ली डेज़ाओ ने शुरू की थी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीपीसी के बारे में। 1. सीपीसी 1921 में शुरू हुई थी। 2. इसका आधार मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट प्रिंसिपल पर है। 3. 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद सीपीसी पावर में आया। 4. माओ जेडोंग 1943 से 1976 तक सीपीसी का चेयरमैन थे। 5. 1949 से सीपीसी चाइना की एकमात्र रूलिंग पार्टी है। 6. सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी चाइना का सबसे बड़ा अधिकारी है। 7. सीपीसी का पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, पीबीएससी, महत्वपूर्ण फैसले करता है। 8. सीपीसी की मेंबरशिप बहुत ज्यादा है, 90 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें शामिल हैं। 9. सीपीसी की एक मजबूत आइडियोलॉजी है, लेकिन इसने मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी अपनाए हैं। 10. सीपीसी का करंट जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग है, जिसने पावर को अपने हाथ में कर लिया है और टर्म लिमिट्स को खत्म कर दिया है। सीपीसी ने चाइना की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोसाइटी को शेप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने करोड़ों लोगों को गरीबी से उठाया है और चाइना को ग्लोबल सुपर पावर बना दिया है, लेकिन इसके ऑथोरिटेरियन नेचर, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड और डिसेंट को दबाने के लिए भी इसकी बुराई की जाती है। वन कंट्री, टू सिस्टम्स। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां एक ही देश में दो अलग अलग सिस्टम्स चलती हैं। इसका मतलब है, एक ही देश, लेकिन दो अलग अलग सरकार। एक ही देश, लेकिन दो अलग अलग कानून। एक ही देश, लेकिन दो अलग अलग इकोनॉमी। ये सिस्टम हांगकांग और मकाओ में लागू की गई थी, जब ये चाइना के साथ जुड़ गए थे। चाइना का वन कंट्री टू सिस्टम प्रिंसिपल है, जो 1997 और 1999 में हांगकांग और मकाओ के चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनने के बाद से उनके गवर्नेंस को शो करता है। यानी, हांगकांग और मकाओ चाइना का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अपनी अलग अलग सिस्टम्स हैं। उन्हें अपनी खुद की सरकार, कानून और इकोनॉमी रखने की इजाजत है, लेकिन उन्हें चीन के साथ जुड़ना भी पड़ता है। हांगकांग और मकाओ को अपनी खुद की सरकार, कानून और इकोनॉमी रखने की इजाजत थी, लेकिन उन्हें चाइना के साथ गहरा संबंध बनाना भी था। ये सिस्टम ताइवान के साथ भी लागू की जा सकती है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं किया गया है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव।
प्लूरल एग्जीक्यूटिव एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक से ज्यादा व्यक्ति एग्जीक्यूटिव पावर्स को शेयर करते हैं। इसमें एक ही समय में कई लोग एग्जीक्यूटिव की कम करते हैं और डिसीजन लेते हैं। प्लूरल एग्जीक्यूटिव के फायदे। डिसीजन लेने में ज्यादा लोगों की राय शामिल होती है। ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी होती है। किसी एक व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं होती है। ज्यादा लोगों की टैलेंट का यूज होता है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव के नुकसान। डिसीजन लेने में समय लग सकता है। ओपिनियन में अंतर हो सकते हैं। जिम्मेदारी की कमी हो सकती है। एग्जीक्यूटिव में एकता की कमी हो सकती है। प्लूरल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल। स्विट्जरलैंड की फेडरल काउंसिल, यूनाइटेड स्टेट्स की कैबिनेट, भारत की कैबिनेट। प्लूरल एग्जीक्यूटिव एक अच्छा तरीका है जिससे डिसीजन लेने में ज्यादा लोगों की राय शामिल होती है और जिम्मेदारी का बोझ एक से ज्यादा लोगों पर होता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी ऐसी व्यवस्था है जहां लोग सीधे अपने देश के डिसीजन में भाग लेते हैं। इसमें लोग डायरेक्ट लॉ और पॉलिसीज पर वोट देते हैं और अपने नेताओं को चुनते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज सुनी जाती है और वे सीधे अपने देश के फैसले में भाग लेते हैं। There are several methods of direct democracy. रेफरेंडम। लोग डायरेक्ट लॉज और पॉलिसीज पर वोट देते हैं। इनिशिएटिव। लोग डायरेक्ट लॉ और पॉलिसीज का सुझाव रख सकते हैं। रिकॉल। लोग अपने चुने हुए नेताओं को वापस बुला सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई फायदे हैं। लोगों की आवाज सुनी जाती है। लोग सीधे अपने देश के फैसले में भाग लेते हैं। नेता लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोगों में जागरूकता बढ़ती है। लोगों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी महसूस होती है। लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ नुकसान भी हैं। लोगों को जानकारी की कमी हो सकती है। डिसीजन लेने में समय लग सकता है। लोगों में ओपिनियन में डिफरेंस हो सकते हैं। लोगों को अपने देश के प्रति जिम्मेदारी की कमी हो सकती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरे देशों में यूज की जाती है। ये एक अच्छा तरीका है जिससे लोगों की आवाज सुनी जाती है और वे सीधे अपने देश के फैसलों में भाग लेते हैं। स्विट्जरलैंड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फेडरल सिस्टम। स्विट्जरलैंड एक फेडरल कंट्री है जहां पावर सेंटर और स्टेट्स के बीच बांटी गई है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है जहां लोग सीधे जनता की राय और चुनावों में भाग लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में 7 मेंबर काउंसिल होती है जिसमें एक चेयरमैन होता है। स्टेट गवर्नमेंट्स। स्विट्जरलैंड में 26 स्टेट हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी सरकार होती है। लोकल गवर्नमेंट्स। स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट्स का मैनेजमेंट करती हैं। जुडिशरी। स्विट्जरलैंड में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतें शामिल हैं। स्विट्जरलैंड की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दुनिया में एक मॉडल मानी जाती है जहां पावर्स का बैलेंस और डायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज होता है। स्विट्जरलैंड की सिस्टम पावर बैलेंस और डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए जानी जाती है।